नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएसटीवी। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते हमारे वेदों का ही एक शीर्षक कथन है। इसका अर्थ होता है सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते। लेकिन आज ये सत्यमेव जयते की जो तख्तियां लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी विधायक सदन में दिखाई दिए। मामला है नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ, जिसमें कांग्रेस को दिल्ली की अदालत से राहत मिली है। अब दिल्ली से सियासत आ गई रायपुर और सदन में आज गहमा गहमी हो गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। ये तख्तियां भी आपको नजर आएंगी। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में विरोध किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इधर विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन जब विपक्ष के सदस्य सदन पहुंचे तो हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने आपत्ति जताई। 1938 में नेशनल हेराल्ड की शुरुआत। कांग्रेस का एजेएल पर 90 करोड़ का कर्ज, विवाद की जड़। सोनिया राहुल की 38% हिस्सेदारी। सस्ती कीमत पर संपत्तियों पर कब्जे का आरोप। केंद्रीय एजेंसी ईडी आईटी ने की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। हजारों करोड़ की संपत्ति का दावा। ईडी ने की सोनिया राहुल से पूछताछ। एजेएल की संपत्तियां अटैच। दिल्ली कोर्ट का ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत से इनकार। 16 दिसंबर को चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि ईडी की शिकायत कानूनी रूप से लागू नहीं ठहरती। बिना एफआईआर के पीएमएलए के तहत प्राथमिकी पर सुनवाई नहीं। कांग्रेस ने कोर्ट ऑर्डर को बताया सत्य की जीत। विपक्ष ने शून्यकाल के दौरान केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर स्थगन प्रस्ताव भी पेश किया, जिसमें नेशनल हेराल्ड मामले समेत कांग्रेस नेताओं पर दर्ज मामलों का जिक्र किया गया है। हालांकि आसंदी ने स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिस पर विपक्षी विधायकों को निलंबित कर दिया गया। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि ये पूरा विरोध एक पॉलिटिकल स्टंट है। उन्होंने कहा कि मामला अभी अदालत में है। अगर कांग्रेस नेता निर्दोष है तो न्यायालय में अपनी बात रखें। दोषी होने पर न्याय संगत कार्रवाई तय है। चार्जशीट पेश किया गया है, ये चलने लायक ही नहीं है। तो केंद्रीय नेतृत्व 12 साल तक बदनाम करते रहे। ये लोग कहते रहे कि ये लोग तो बेल में हैं, सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी बेल में। इस प्रकार से बात, और उसी प्रकार से पूरे देश भर में, हमारे छत्तीसगढ़ में भी ईडी का, आईटी का, सीबीआई का और ईओडब्ल्यू का दुरुपयोग करके विपक्ष के लोगों को न केवल बदनाम करने बल्कि उसे दबाने डराने की कोशिश। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है। और इस मामले में हमने स्थगन दिया था और आज सत्ता पक्ष डरी हुई है, चर्चा से भाग रही है। ये देखिए, ये पूरी तरीके से राजनीतिक है और पॉलिटिकल एक स्टंट है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि इसमें कौन सा विषय आ गया है। न्यायालय का जो विशेष अधिकार है उसमें उसने जो भी संज्ञान लिया है, कोई मामला खत्म थोड़ी हुआ है। अगर वो हम तो शुरू से इस बात को बोलते हैं, तो जब दोषी हैं तो फिर तो जो हो कार्रवाई न्यायालय का, न्याय संगत कार्रवाई होगी वो होगी, और जब दोष नहीं होगा तो कोई मामला नहीं है। कुल मिलाकर नेशनल हेराल्ड मामला अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी सियासी टकराव का बड़ा मुद्दा बन चुका है। अदालत से राहत के बाद कांग्रेस का आक्रामक रुख और बीजेपी का पलटवार। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति और तेज होने के आसार है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी छत्तीसगढ़। तो पूरा मुद्दा आपने समझा। अब दो खास मेहमानों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। वात्सल्य मूर्ति जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। और बड़ा अच्छा लग रहा है, देखिए आप दोनों जो अपने पार्टी का ये जो साफा होता है, ये जो गमछा होता है, ये बेटे बड़े अच्छे सुशोभित लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
आप दोनों को देखकर। शुरुआत करते हैं, लेकिन अभय नारायण जी, दिन आपका है। नेशनल हेराल्ड पर अगर कोई कांग्रेसी नेता बयान देता तो मैं कहता कि ये राजनीतिक बयान है, कोर्ट कह रही है ईडी से, जाइए पर्याप्त सबूत लेकर आइए, फिर बात करेंगे इस मामले पर। अभी ये मामला बनता ही नहीं है, ये एक कमेंट किया गया है। तो ठीक है आप लोगों के लिए ये वर्डिक्ट कोर्ट की? देखिए ब्रजेश जी, नेशनल हेराल्ड वो अखबार है जो आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। 1938 में नेहरू जी ने इसकी स्थापना की और ये अखबार अपने मुख्य पृष्ठ पर ही जी हेडिंग लिखता था कि देश की आजादी खतरे में है, इससे हमको मुक्त कराया जाए, मुक्त कराना है। और पूरी लड़ाई में ये अखबार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह डटकर खड़ा रहा और प्रचार प्रसार का माध्यम भी रहा। अंग्रेजों ने इस पर बेल लगाया, आपत्ति की, तब भी अखबार चोरी छुपे प्रकाशित किया जाता रहा। और स्वतंत्रता संग्राम से ये कोई नेहरू जी की संपत्ति नहीं थी। 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इसमें अपना शेयर दिया था, वो शेयर होल्डर थे, क्योंकि उस वक्त कोई अखबार छाप नहीं रहा था। तो जितने अखबार चालू हुए आजादी की लड़ाई में, नेशनल हेराल्ड के अलावा भी अन्य अखबारों का इतिहास है आजादी की लड़ाई में, साहित्यकारों का इतिहास है, कवियों का इतिहास है, तो नेशनल हेराल्ड का भी इतिहास रहा। फिर आजादी के बाद धीरे धीरे 90 के दशक आते आते यह अखबार कर्जे में डूब गया। आप चैनल चला रहे हैं, प्रिंट मीडिया भी देश में चल रही है, आपको पता है कि इनके खर्चे होते हैं। और वो खर्चे कहाँ से आएंगे? केवल अखबार बेच के कोई प्रिंट मीडिया अपना खर्चा नहीं निकाल सकता। बिल्कुल तमाम तरह के विज्ञापन कमर्शियल स्तर पे जाना पड़ता है, सरकारी विज्ञापन लेना पड़ता है, तब कोई अखबार रन करता है। और उन कर्जों में कर्मचारियों के कर्जे थे। जो कर्मचारी नेशनल हेराल्ड के साथ थे वो परिवार सहित बहुत परेशान थे, कर्जे में थे। तो उस वक्त फैसला किया गया और एक यंग इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी बनाई गई जो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी थी। उसमें 38% के शेयर सोनिया जी राहुल जी के थे, 12% बोरा जी के थे, सुमन दुबे जी के थे। और उसके दर 50 लाख रुपया नेशनल हेराल्ड को दिया गया ताकि कर्जा चुकाया जा सके। न इसमें कोई पैसे का लेन देन हुआ, केवल कर्ज पटाने के लिए इसकी स्थापना की गई। और दोनों डायरेक्टर नॉन प्रॉफिटेबल डायरेक्टर है, उससे कोई लाभ का पद नहीं है, कोई लाभ नहीं लिया जाना है। उसके बाद 2012 या 13 में तो मणियम स्वामी जी जो जनता पार्टी के सांसद थे जी, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। और जब सरकार बनी नरेंद्र मोदी की तो इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में मामला चलने लगा और ईडी ने चार्जशीट दाखिल करने की कोशिश की। लगातार 12 सालों से आज 2025 में जुलाई में सुनवाई हुई, नवंबर में सुनवाई हुई, लेकिन फैसले टल जाते रहे। लगातार 1 साल से फैसले टलते रहे। कल फैसला आया 16 दिसंबर को। और कोर्ट को अगर भारतीय जनता पार्टी या इस देश की सरकार मानती हो तो कोर्ट ने कल नजीर पेश की है ईडी के लिए, सरकार के लिए, संवैधानिक संस्थाओं के लिए कि कानून से इतर आपको काम नहीं करना है, अधिकार से इतर आपको काम नहीं करना है। चलिए फाइनली आप लोगों के फेवर में ये फैसला आया है। लॉन्ड्रिंग का तो मामला ही नहीं बनता। 2014 से इसकी गूंज लगातार जारी थी, उस चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी, 15, 16, 17 एकदम ये चलता रहा। वात्सल्य जी को मौका देते हैं। सर बताइए, ये वर्डिक्ट ना मेरी है, ना अभय जी की है और ना आपकी है। दिल्ली कोर्ट ने कहा है ईडी को, प्रवर्तन निदेशालय को, कि आपकी ये जो जांच है इस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले एफआईआर दर्ज कर दीजिए। पीएम एमएलए के तहत भी अगर कार्रवाई करेंगे तो एफआईआर का होना अनिवार्य है।
विवेक जी, आपने शुरुआत में कहा कि कांग्रेस को बहुत बड़ी राहत मिली और आपने एक और बात कही कि आज तो कांग्रेस का ही दिन है, और वहीं कांग्रेस वाले भी बड़ी बड़ी तख्ती लहरा रहे हैं कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। विवेक जी, कृपया करके मुझे बताइएगा कि कांग्रेस को किस तरीके से राहत मिली और सत्य की किस तरीके से जीत हुई नेशनल हेराल्ड केस में। देखिए विवेक जी, आप खुद एक पत्रकार हैं, मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। दिल्ली कोर्ट की बात चल रही है ना, तो दिल्ली कोर्ट का ही मैं आपको किस्सा बताता हूं। दिल्ली कोर्ट में 5 लोगों ने चोरी की, उन पर चार्जशीट एक दायर हुई थी, 5 लोगों पर चोरी की चार्जशीट, मगर दिल्ली कोर्ट ने उन 5 चोरों पर चोरी की चार्जशीट जो है खारिज कर दी, ये कहते हुए कि ये 5 चोर अगर मिलकर कोई चोरी करते हैं तो ये डकैती की संज्ञा में आता है। तो आपने जो है धाराएं गलत लगा दी है। अच्छा। आप वापस जाइए, अपनी जो चार्जशीट है उसे सुधारिए, सही धाराएं लगाइए और फिर आइए। तो पुलिस बेचारी वापस गई, सही धाराएं लगाई और वो सारे लोग आज जेल के अंदर है। तो देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल, एक फैक्ट आपको इसलिए बताया कि इस केस में भी ईडी को सीधे सीधे सलाह दे रहे हैं। ईडी देखिए, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि विवेक जी आप पत्रकार हैं, इस पर एक वेब सीरीज बनी है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। देखिए, ईडी ने नियम है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस किसी ना किसी, विवेक जी कृपया मुझे बोलने दीजिए। देखिए, नियम है मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है किसी ना किसी एफआईआर के बेसिस पर ही आप दायर कर सकते हैं। ईडी से यहां चूक हो गई, बिल्कुल चूक है भाई ईडी से। तो कोर्ट ने सिर्फ इतना ही किया, ना राहुल गांधी जी को कोई राहत दी है, ना सोनिया गांधी जी को राहत दी है। ईडी ने बकायदा कहा है ईडी को, आप अपना केस जारी रखिए, मगर ये जो चार्जशीट है इसे सुधार के लाइए, तब होगा बात आगे। और अब मैं आपको बता रहा हूं, ईडी के पास ऑलरेडी 2 एफआईआर है, दिल्ली पुलिस की एक एफआईआर है, ईओडब्ल्यू विंग की भी एक एफआईआर है। तो मेरे को यह बता दीजिए, सत्य की जीत कैसे हो गई और कांग्रेस को राहत कैसे मिली? पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, विवेक जी मजेदार बात बता रहा हूं, इसी केस में, हाँ वो कह रहे हैं नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है, मैं बता रहा हूं ना। तो भाई विवेक जी, मैं वहीं आ रहा था, आपने मुझे रोक दिया। नॉन प्रॉफिटेबल संस्था अगर है ये, तो 2005 में, मैं 2005 की जो एफआईआर है उसकी बात बता रहा हूं। आपको पता है आज श्रीमती सोनिया गांधी जी और माननीय राहुल गांधी जी किस केस में बेल में बाहर है? 400 बीसी के केस में बाहर है वो, 400 बीसी। और इसी केस को रद्द कराने के लिए, जो पहली एफआईआर थी उसे रद्द कराने के लिए माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, उन्होंने मना कर दिया रद्द करने से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कहता कि भाई प्रथम दृष्टिया तो ये फ्रॉड का केस लग रहा है, 400 बीसी का केस लग रहा है। देखिए विवेक जी, मैं 50 सेकंड और लूंगा, कृपया मुझे रोकिएगा नहीं। मैं अभय नारायण जी से पूछता हूं, इस केस को आपके दर्शकों को एकदम सिंपल मैनर में समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपके पास 2000 करोड़ की 6 प्रॉपर्टी है, ठीक है, और अभय नारायण जी के पास मात्र 90 करोड़ का लोन है, तो वो 90 करोड़ का लोन चुकाने के लिए अभय नारायण जी किसी भी एक प्रॉपर्टी को बेच देते, 90 करोड़ का लोन चुका देते। मगर क्या कारण था कि यंग इंडियन फाउंडेशन को आपने 50 लाख में 2000 करोड़ की 6 प्रॉपर्टी बेच दी? ये माननीय हाई कोर्ट का कमेंट है 2016 का, आप इंटरनेट में सर्च करेंगे, हाई कोर्ट की रूलिंग मिल जाएगी आपको। क्या कारण है अभय नारायण जी बता दीजिए। इसीलिए यह केस इतने दिन चलता रहा। भाई ईडी की एंट्री तो 2021 में हुई है, मगर आपका केस जो है, आपकी जो 2 एफआईआर के बेसिस पर अभी तक चलता रहा है, जिस पर 400 बीसी के केस में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी आज बेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी एफआईआर। और ये टेक्निकल ग्लिच है। देखिए, अगर आप किसी भी लीगल वकील से पूछेंगे, जज से पूछेंगे, आप पत्रकारों से पूछेंगे, तो ऐसे जो टेक्निकल फ्लॉज हैं ये होते रहते हैं। निश्चित तौर पर ईडी ने गलती की है, वो गलती सुधार कर वापस आएगी, खत्म बात। सत्यमेव जयते कहां से हो गया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। चलिए अभय जी साफ तौर पर वात्सल्य जी का कहना है कि साहब ये जो कांग्रेस से जुड़ी कंपनी की करोड़ों की संपत्तियों का ये कथित गलत हस्तांतरण का मामला है, वो संपत्तियां कांग्रेस की थी जो 2 लोगों के नाम से, और हमने वो शेयर भी बताया कि उनके नाम से हैं। तो ये बात तो अभी तक की है। लेकिन वात्सल्य जी का ये भी कहना है कि कोर्ट ने ईडी को ये कहा है कि थोड़ा सा सबूतों के अभाव में हम
अभी वर्डिक्ट मतलब सुनवाई पर नहीं आ सकते, थोड़ा और उसको बेहतर करें, अपडेट करें। वो कह रहे हैं सत्यमेव जयते नहीं है, कार्यवाही अभी जारी है, होल्ड हुई है। ब्रजेश जी, आरएसएस की स्थापना ही इस देश में अफवाह फैलाने के लिए हुई है। आजादी की लड़ाई में अफवाह फैलाते रहे, 52 से लगातार अभी तक अफवाह फैलाते हैं। और आज कोर्ट के खिलाफ, कोर्ट के फैसले को अशोका हाउस से क्या कोर्ट का फैसला चलेगा? एक हाथ तो परिसर से कोर्ट का फैसला चलेगा। जो अखबार दिखा रहे हैं, जो ब्रजेश पांडे जी दिखा रहे हैं, जिसपे आप डिबेट करा रहे हो जी, कि आज कोर्ट ने साफ कहा है कि कानून के इतर आपको नहीं जाना है। कोई कानून नहीं बनता था कि इनको चार्जशीट दिया जाए, कोई कानून नहीं बनता कि एफआईआर सोनिया जी और राहुल जी को दिया जाए। अब उसको भी अगर छुटलाना है तो छत्तीसगढ़ की जनता सुन रही है। मैंने कहा कि नेहरू जी ने कंपनी स्थापना की थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उसमें शेयर थे, उसको बचाने के लिए कर्ज दिया गया और कर्ज दिया गया पटाने के लिए। तत्काल कर्ज पटाया गया। आज भी नेशनल अलार्ट चल रहा है, आज भी डिजिटल छप रहा है, आज भी डिजिटल पढ़ा जा रहा है। संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति तो तब होती ना जब उसमें खरीदी बिक्री होती। कोई निजी संपत्ति का अंतरण नहीं, कोई पैसा का लेन देन नहीं, नगद लेन देन नहीं, किसी नेता को पैसा नहीं, कोई लाभ का पद नहीं, फिर मनी लॉन्ड्रिंग पर कैसे? जो आरोपों की श्रृंखला है वो ये कहती है कि आपकी पार्टी ने एजीएल को 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। ये कर्ज बाद में यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसमें आपकी पार्टी के दो बड़े नेता सोनिया जी और राहुल जी की 38-38% हिस्सेदारी है। और सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडियन ने एजीएल की हजारों करोड़ की संपत्तियों पर नियंत्रण पा लिया। ये है आरोपों की श्रृंखला। ब्रजेश जी, अभी वात्सल्य जी के बाद से एक चीज तो समझ में आ गई। देश पे 2,05,000 करोड़ का कर्ज है, जिसमें नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका है कर्ज को बढ़ाने में। कल को उस कर्ज को पटाने के लिए ये संसद भवन और विधानसभा भवन बेचेंगे कि उसको बचाने का प्रयास करेंगे? उसको तो ये तो इनकी बातें तो बेच देंगे, राष्ट्रीय संपत्तियों को बेच देंगे। और लगातार एयरपोर्ट बेच रहे हैं, लगातार रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, लगातार एनटीपीसी बेच रहे हैं, एनएमडीसी को बेचने की तैयारी में। तो ये तो दक्षिण पंथी पूंजीवादी विचारधारा के लोग हैं। इनको तो समझ में नहीं आएगी कि नेशनल हेराल्ड क्या था, नेशनल हेराल्ड की भूमिका क्या थी, उसको क्यों बचाया गया, कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को जिंदा क्यों रखा। ये दक्षिण पंथी और पूंजीवाद लोगों को समझ में नहीं आएगा। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारों को समझ में आएगा, समाजवादी लोगों को समझ में आएगा, कांग्रेस के लोगों को समझ में आएगा, भारतीयों को समझ में आएगा। लेकिन ये तो पूंजीवाद लोग हैं, कर्जा लो और सरकारी संपत्ति बेचो, यही काम कर रहे हैं। आज कोर्ट के फैसले को जिस तरह की व्याख्या कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, वो चिंताजनक है। अरे आप स्वीकार करिए कि आपने गलती की थी, और फिर ईडी को डांट पड़ा है तो वात्सल्य मूर्ति जी क्यों सफाई पेश कर रहे हैं? ईडी के प्रवक्ता बैठे, सरकार के प्रवक्ता बैठे, डांट पड़ी ईडी को, आलोचना हुई ईडी की, और माफी मांगने का काम और सफाई देने का काम भाजपा कर रही है पूरे देश पे। आपने राष्ट्रीय कर्ज यानी कि आपने राष्ट्रीय कर्ज यानी कि देश के कर्ज का जिक्र किया है, और वो रिपोर्ट बताती है कि तकरीबन 205 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है, जिसमें 161 लाख करोड़ केंद्र का है और 44 लाख करोड़ तमाम राज्य सरकारों का कर्ज है। ये आंकड़े आईएमएफ के हैं, सरकारी स्रोतों से आधारित रिपोर्ट के आधार पर। वात्सल्य जी का रुख करते, वात्सल्य जी, जो बात अभय जी कह रहे हैं, यही बात थोड़े समय पहले अभय जी की पार्टी ने कहा था कि निर्वाचन आयोग कुछ गलती करता है और कांग्रेस सवाल खड़े करती है राहुल गांधी जी के द्वारा, तो बीजेपी डिफेंड करती है। फिर अब वही बात ईडी को लेकर है, तो क्या केंद्रीय एजेंसियों को आप डिफेंड कर रहे हैं या फिर आप ये बता रहे हैं कि नहीं, सब कुछ कानून सम्मति हो रहा है?
विवेक जी देखिए सबूत एकदम आपके सामने है। मैंने अपने पहले ही वाक्य में क्या कहा कि भाई ईडी ने गलती की है। मैं डिफेंड कहां कर रहा हूं, कृपया करके मुझे बता दीजिए। अरे भाई सारी चीजें डिजिटल में है, रिकॉर्डेड है, कौन ईडी को डिफेंड कर रहा है? ईडी ने गलती की है, टेक्निकल गलती है ये। कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने ईडी को साफ साफ कहा है आपको जांच करने की पूरी आजादी है, जांच आप कंटिन्यू करिए, मगर जो गलत आपने किया उसको सुधार कर लेकर आइए। तो ईडी ने तो गलती की है, कौन डिफेंड कर रहा है? मैं तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ टेक्निकल चीजें क्लियर कर रहा हूं। कृपया करके अभय नारायण जी मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। नेशनल हेराल्ड के पास 2000 करोड़ की 6 प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से मैं बताऊं विवेक जी, सिर्फ एक प्रॉपर्टी का जो मंथली रेंट है 60 लाख रुपए आता है। ये डॉक्यूमेंटेड है, अकाउंट में आता है। ये ईडी ने अपनी चार्जशीट में मेंशन किया है। सिर्फ एक प्रॉपर्टी का अकाउंट में रेंट जो है 60 लाख आता है, यानी साल का कितना हो गया? और आप 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख में खरीद रहे हैं। भाई किस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हैं? यही तो हाई कोर्ट ने 2015 में पूछा। हाई कोर्ट का बकायदा स्टेटमेंट है कि भाई हमको यहां पर गड़बड़ी लग रही है, यही तो हाई कोर्ट ने पूछा। और इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 400 BC के केस में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को बेल देने से, क्लीन चिट देने से मना कर दिया। अब ईडी का डिफेंड कौन कर रहा है? ईडी कहां से आ गया? देश का पूरा डेट कहां से आ गया? RSS कहां से आ गया? मतलब जवाब नहीं देना है, पूरी दुनिया की बात आपको 20 मिनट के डिबेट में करनी है। ठीक है अभय जी, डायरेक्ट क्वेश्चन है। मूर्ति वात्सल्य जी मेरे को ये बता दीजिए, एक आत्म परिसर की कीमत आज क्या है, और जब बनी थी तो क्या थी कीमत? अशोका रोड में आपका जो राष्ट्रीय कार्यालय है उसकी कीमत आज क्या है, और जब वो बना था तब उसकी कीमत क्या थी? भैया संपत्तियों का जमीन के भाव के हिसाब से तय होता है कि आज कितने हजार करोड़ की है। जब नेशनल हेराल्ड निकल रहा था तब RSS कहां था? जब नेशनल हेराल्ड में लेख क्यों नहीं लिखते थे आप? तब आपने अखबार क्यों नहीं निकाला? अखबार तो कांग्रेस ने निकाला, अखबार तो नेहरू जी ने निकाला, और उस स्मारक को बचाने का काम आज भी कांग्रेस कर रही है। लेकिन आपको खटक रहा है, आपको बुरा लग रहा है कि आपके इतिहास में कोई भूमिका थी नहीं, ना आपने अखबार निकाला, ना आपने कोई आजादी की लड़ाई लड़ी, ना आजादी के कोई प्रयास किए, और आज आप संपत्तियों के ब्यौरा दे रहे हैं। अरे इस देश को कांग्रेस ने खड़ा किया, इस लोकतंत्र को कांग्रेस ने खड़ा किया, इस संविधान को कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने बनाया। जो आपकी रक्षा कर रहा है, वात्सल्य मूर्ति जी की रक्षा संविधान करता है, वात्सल्य मूर्ति जी को रक्षा संविधान देता है। पर उन्हें ये लग रहा है कि जो संपत्तियों के नाम पर बंदरबाट हुई है ये एक परिवार विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए थी। वही तो हुई नहीं है ना। किसको संपत्ति दी गई, कहां संपत्ति बेची गई? राहुल जी और सोनिया जी को क्या प्रॉफिट हुआ? मूर्ति जी से जवाब ले लेते इस पर। मुझे लगता है मूर्ति जी तैयारी कर आए। कितने धाराओं में थे बता दें। मैं डायरेक्ट जवाब दूंगा। बोलिए अभय जी मैं बिल्कुल घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, क्योंकि मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स के साथ आया, इसलिए मैं डायरेक्ट जवाब दूंगा। मैं बिल्कुल घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं। अभय जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि वात्सल्य जी को नेशनल हेराल्ड की भूमिका, आजादी की लड़ाई में इसकी भूमिका के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभय जी मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं क्या आप ही ने हम सबको बता दिया कि नेशनल हेराल्ड की शुरुआत जो है 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर की थी। आपकी भूमिका नहीं है। 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर जिस नेशनल, अभय जी कृपया करके दर्शकों का समय न खराब करें। 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर जिस नेशनल हेराल्ड की शुरुआत की थी, विवेक जी कृपया करके इनसे पूछ लीजिए क्या कारण है कि उन 5000 शेयर होल्डर्स का जो नेशनल हेराल्ड है उसे सिर्फ और सिर्फ 76% जिस कंपनी में, जिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सोनिया जी और राहुल जी मालिक हैं, उनको बेच दिया गया 50 लाख में। 5000 करोड़ जिस नेशनल हेराल्ड सवाल कई सारे हैं, करके आप बता दीजिए इतनी बड़ी भूमिका थी ना जवाब मुझे जाएंगे, लेकिन मामला अभी कोर्ट में प्रक्रियाधीन भी है। समय अब इजाजत नहीं दे रहा है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे दोनों मेहमानों का, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। देखिए अभी फिलहाल कोर्ट में सब कुछ प्रक्रियाधीन है, विचाराधीन है। ईडी को एक बार फिर से मामले में स्टडी के लिए बोल दिया गया है, स्टडी कर लीजिए फिर आइए।
कांग्रेस कह रही है सत्यमेव जयते, बीजेपी कह रही है सत्य की जीत नहीं है, अभी ठहर जाइए, फैसला फिर आएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए BS टीवी के साथ। नमस्कार।